उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जालौन और इस जालौन ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है कठोर। कि आज से तकरीबन 3 साल पहले की ये बात है। इस गांव में एक लड़की रहा करती थी, नाम था पुष्पा। पुष्पा काफ़ी खूबसूरत और पढ़ाई लिखाई में उसकी काफ़ी रुचि थी। कुल मिलाकर एक आइडियल गर्ल जिसे आप कह सकते हैं, आदर्श लड़की, वो पुष्पा थी। इस पुष्पा की शादी जो है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 3 साल पहले हुई और उस समय पुष्पा की उम्र थी यही कोई 26-27 साल के आसपास। शादी हुई पास के ही एक और गांव जिसका नाम है डाकोर। डाकोर में एक नौजवान रहा करता था, उसका नाम है ऋषि तिवारी। उसके साथ पुष्पा की शादी हुई। ऋषि तिवारी पेशे से एक किसान था और उसके पास 20 बीघे पुश्तैनी ज़मीन थी। तो ठीक ठाक ज़मीन थी और इस 20 बीघे में वो खेती किसानी किया करता था। रोटी दाल घर की चलती थी और ऊपर वाले ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दी। शादी हुई, उसके बाद पुष्पा और ऋषि को 2 बच्चे भी हुए। दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अब पुष्पा और ऋषि के ऊपर थी। पुष्पा हालांकि पढ़ना चाहती थी और उसने इंटरमीडिएट तक की या +1 तक की पढ़ाई की थी और इसके बाद उसका ग्रेजुएशन जस्ट स्टार्ट हो रहा था। लेकिन जब 2 बच्चे हुए तो 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी चूँकि माँ पर सबसे ज़्यादा होती है, तो पुष्पा ने और उसके पति ऋषि ने यह तय किया कि ठीक है, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पुष्पा जो है अपने फैमिली के लिए काफ़ी कमिटेड थी। अब 3 साल बाद, अभी लास्ट टू लास्ट मंथ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मई के महीने की 27 मई को पुष्पा अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर अपने मायके जाने के लिए निकली। यानी वो गांव डाकोर से अपने मायके गांव कठोर जा रही थी और दोनों बच्चे भी साथ में थे। तो ये लोग निकले और निकलने के बाद गांव के बिल्कुल करीब आकर पुष्पा ने अपने पति से कहा कि उसे कोई काम याद आया है तो वो यहाँ से वो काम करते हुए और किसी से मिलती हुई जाएगी, तो इसीलिए वो आगे चला जाए बच्चों को लेकर। तो पुष्पा का जो पति है ऋषि, वो दोनों बच्चों को लेकर आगे अपने ससुराल गया। कुछ देर वहाँ पर रुका, इंतज़ार करता रहा कि पुष्पा आएगी, लेकिन पुष्पा जो है वो ससुराल नहीं आई, देर हो रही थी उसे। तो फिर जो ऋषि है वो वापस अपने गांव डाकोर वो वापस चला गया। इसके बाद कई घंटे गुजर गए। पुष्पा को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन पुष्पा का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उधर जब पुष्पा के मायके में बात की तो पता चला कि पुष्पा वहाँ अभी तक नहीं आई है। अब ऋषि को चिंता होने लगी। तो ये पूरा दिन जो है 27 मई की जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये पूरा दिन पुष्पा को ढूंढने में निकल गया। वो काफ़ी परेशान रहे और अगले दिन उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में पुष्पा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था, पुष्पा का कोई पता नहीं चल रहा था। इसके बाद वो इंतज़ार करते रहे, अपने तौर पर ढूंढते रहे। दूसरे जो भी नाते रिश्तेदार ज़िले से बाहर रहते थे या पुष्पा के घर के जो रिलेटिव्स थे, उनको भी इन लोगों ने कांटेक्ट किया, लेकिन पुष्पा का कोई पता नहीं चला। पूरे परिवार की परेशानी और टेंशन वो लगातार बढ़ती जा रही थी। दोनों छोटे छोटे बच्चे भी, उनका भी रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि उनकी मम्मी का कोई पता नहीं चल रहा था। इसके बाद कई दिन गुजरे। 27 मई को वो गायब हुई थी और आखिरकार 7 जून को पुष्पा के पति ऋषि तिवारी को लोकल पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले शख्स ने ये बताया कि हमारे ज़िले में तो नहीं और राज्य में भी नहीं, उत्तराखंड में जो जगह है भीमताल, वहाँ पर एक महिला की लाश मिली है। और जैसी तस्वीर आपने अपने पत्नी की हमें दी है और जैसा हुलिया आपने अपनी पत्नी पुष्पा का बताया है, वो लाश काफ़ी हद तक उससे मिलती जुलती है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप भीमताल चले जाएं और वहाँ लोकल पुलिस की मदद से उस लाश को एक बार देखें, ये कंफर्म करें कि कहीं वो पुष्पा की लाश तो नहीं है। ये सुनते ही ऋषि तिवारी का दिमाग घूम गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। इतने दिनों से वो इंतज़ार कर रहा था कि पुष्पा का कोई सुराग मिलेगा, पता चलेगा। अब सुराग मिला भी तो लाश की सूरत में मिला। वो ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा कि भगवान पुष्पा ना हो। खैर, वो निकला जालौन से और अपने पिता के साथ वो पहुंचा भीमताल, उत्तराखंड।
लोकल पुलिस स्टेशन में बातचीत की, पास के हॉस्पिटल में गया। ये 9 जून का दिन था, 7 तारीख को डेड बॉडी मिली थी, 9 जून का ये दिन था, 2 दिन बाद का। जब मॉर्चरी में उन्होंने वो लाश देखी तो देखते ही ऋषि को लगा कि जैसे वो ज़मीन पे गिर पड़ेगा, उसका दिमाग घूम गया। ये पुष्पा की ही लाश थी और लाश जो है काफ़ी पुरानी थी और काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ऋषि बहुत बुरी तरह से रोने लगा, उसे संभालना मुश्किल होने लगा। पुलिस ने उससे आगे की पूछताछ शुरू की और बताया कि कैसे आपकी पत्नी गायब हुई, कहाँ गायब हुई, कोई जानकारी, कोई सुराग उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं लगा पाए। और अब जब ये लाश यहाँ मिली है तो बहुत शक है कि हो सकता है कि उसकी हत्या हुई हो, क्योंकि अकेली महिला यहाँ पर आएगी घूमने के लिए, ये बात भी समझ में नहीं आती है। बाल बच्चेदार है, पति हैं आप, तो क्या हो सकता है। तो ऋषि जो है वो बड़ा क्लूलेस था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पुष्पा की मौत की वजह या जिम्मेदार किसको माने, क्या करे। हालांकि उसके मन में कुछ खटका या आशंका जैसी चीज़ तो थी, लेकिन वो खुलकर इन बातों को बता नहीं पा रहा था, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाए वो क्या करे। बहुत परेशान था वो। तो खैर पुलिस ने अब पुष्पा का जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर की जो CDR है वो निकलवाई और CDR निकलवाने के बाद बहुत बारीकी से उसकी जांच की। पुलिस ने ये देखा कि पुष्पा 27 मई को जो अपने ससुराल और मायके के बीच से जो गायब हुई थी, वहाँ से गायब होकर वो सीधे जालौन से गई थी दिल्ली, और दिल्ली रहने के बाद वो फिर दिल्ली से आई उत्तराखंड, और दिल्ली से उत्तराखंड आते वक्त पुष्पा के नंबर के साथ एक और सस्पिशियस मोबाइल नंबर जो है वो लगातार ट्रैवल कर रहा था। उत्तराखंड आने के बाद ये लोग उत्तराखंड में रुके और फिर भीमताल जहाँ पर लाश मिली वहाँ तक पुष्पा गई। इस पूरे रूट में पुष्पा के नंबर के साथ एक नंबर जो है वो कॉमन तौर पर लगातार पुलिस को टेक्निकल सर्विलांस में विजिबल हो रहा था, दिख रहा था। अब सवाल ये था कि ये नंबर किसका है, पुष्पा का कोई करीबी, कोई जानने वाला। तो जब इसके बारे में पुलिस ने पड़ताल की और ख़ासकर ऋषि से स्पेसिफिकली पूछा कि भाई कोई ऐसा आदमी जो आपके गांव का या जानने वाला हो, जो पुष्पा को भी जानता हो, आपको भी जानता हो, जो दिल्ली में रहता हो, आप बताइए। जैसे ही पुलिस ने इतनी सारी बातें पूछी तो फ़ौरन ऋषि जो है वो बोल पड़ा कि हाँ, एक लड़का है जिसका नाम है अभिषेक, वो हमारे घर भी आता जाता था और वो दिल्ली में काम करता है किसी होटल में, प्राइवेट होटल में, और वो हमारा जानने वाला है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो पुलिस वालों ने कहा कि हमें शक है कि पुष्पा की गुमशुदगी और उसकी मौत के पीछे अभिषेक का हाथ हो सकता है। आपको कोई ऐसा शक? तो उसके पति ने कहा जी बिल्कुल, मुझे भी शक है, और अभिषेक हमारे घर आता जाता ज़रूर था, लेकिन वो ऐसा करेगा ऐसा मैं सोच नहीं सकता था, इसलिए मैंने अभी तक आप लोगों को ये बात नहीं बताई थी। अब पुलिस ने पूछा कि ठीक है, आप अब हमें डिटेल में बताइए कि अभिषेक कौन है, क्या करता है। तो ये पता चला, जो ऋषि ने बताया, कि अभिषेक जो है उसी के गांव का रहने वाला लड़का है, गांव डाकोर का, और वो दिल्ली में एक होटल में काम किया करता है। महीने में वो एक बार अपने गांव आता है, अपने परिवार वालों से मिलता है और फिर वापस चला जाता है। लेकिन जब वो दिल्ली में काम नहीं करता था तब, और जब वो दिल्ली से आता था तब, कुछ दिनों के लिए, इस समय में वो ऋषि तिवारी जो है उसने अभिषेक से ये रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरे बच्चों को ज़रा देख लिया करो, उनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ा तुम संभाल लिया करो। तो अभिषेक को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। बदले में अभिषेक को ऋषि जो है वो 1000 रुपये देता था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अभिषेक जो है वो पुष्पा और ऋषि के बच्चों का ट्यूशन टीचर था, जो कभी कभी ओकेशनली उनको पढ़ाने आता था और बदले में 1000 रुपये उसे मिलते थे। लेकिन इसके आगे की कहानी ये थी जो आगे तफ्तीश में पता चली, और तफ्तीश में जो कहानी पता चली वो बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस जो है अब अभिषेक के पीछे पड़ चुकी थी, उसे अरेस्ट करने की कोशिश में लगी थी, और उसकी लोकेशन पुलिस ने जब ट्रेस की तो वो जालौन के पास ही नज़र आया। हालांकि उसका जो स्टेशन था वो दिल्ली था, लेकिन वो जालौन के पास नज़र आया, और इत्तेफाक से चूंकि घर के पास ही वो था तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उससे भी पुलिस ने पूछताछ की। शुरू में उसने पुलिस को झूठी सच्ची बातें बताई, लेकिन फिर बाद में उसने कबूल कर लिया कि उसी ने पुष्पा की हत्या की है।
लेकिन अब सवाल ये है कि पुष्पा की हत्या क्यों की है। तो इसका जवाब अभिषेक से और ऋषि तिवारी से दोनों से पूछताछ करने के बाद जो सामने आया वो कुछ यूँ है। अभिषेक पुष्पा और ऋषि के घर में उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। अक्सर जब ऋषि घर में नहीं होता था तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के दौरान उसकी पुष्पा से बातें हुआ करती थी। धीरे धीरे ये बातें जो है वो मुलाकातों में तब्दील हो गई और दोनों के बीच में बहुत ही गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से एक अफेयर की शुरुआत हो गई। पुष्पा, जिसे अब तक मैं एक बिल्कुल आइडियल लड़की और माँ बता रहा था, उसने जो है अपनी सीमाएं लांघी और 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद, भरा पूरा परिवार, पति, सब कोई होने के बावजूद उसने अभिषेक से नज़दीकियाँ बढ़ाई। ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये पुष्पा जो है अब अभिषेक के पीछे पड़ गई थी और बार बार उससे ये कहने लगी थी कि तुम मुझसे शादी कर लो। अभिषेक जो रिलेशनशिप में था उसका ये कहना है कि मैं पुष्पा के साथ पहले दिन से अफेयर में था और पहले दिन से ही जब हम लोग करीब आए थे, पास आए थे, उसी समय मैंने ये क्लियर कर दिया था कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा अपना परिवार है, बच्चे हैं, तो इस रिलेशन को भले हम कंटिन्यू करें लेकिन मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगा। लेकिन उस समय पुष्पा इस रिलेशन में आ तो गई लेकिन उसके मन में ये थी कि वो अपने पति ऋषि को छोड़कर अभिषेक से शादी कर ले। और अभी जब ये 2 साल इस अफेयर को हो चुके थे तो पुष्पा लगातार अभिषेक के ऊपर दबाव बनाया करती थी कि मुझसे शादी कर लो। उसे डराया धमकाया भी करती थी और अभिषेक जो है अब इन चीज़ों से ऊब गया था, परेशान हो गया था। तो उसने ये तय किया कि इस पूरे मामले का कोई हल तो निकालना ज़रूरी है, लेकिन वो सोच नहीं पाया था कि क्या हल होगा। 27 मई को, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने मायके जाने के लिए निकली थी और बीच रास्ते से गायब हो गई और गायब होने के बाद वो सीधे पहुंच गई दिल्ली। दिल्ली में आकर उसने अभिषेक से मुलाकात की, उसके होटल में गई और अभिषेक के साथ वो एक दिन रुकी और उसके बाद अभिषेक उसको लेकर घुमाने के बहाने उत्तराखंड के भीमताल चला गया। भीमताल के एक होटल में उन्होंने चेक इन किया। अभिषेक बिल्कुल कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं था, वो शादी नहीं करना चाहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो उसने फिर आनन फानन में पुष्पा को रास्ते से हटाने का और उसका मर्डर करने का प्लान किया। उसने शराब की एक बोतल खरीदी। उसने ये पूरी की पूरी बोतल होटल के कमरे में बहाने से पुष्पा को पिला दी। अब एक हाउसवाइफ, जो जाहिर सी बात है रोज़ तो शराब नहीं पीती होगी, ऑकेशनली कभी कभार पीती होगी या शायद कभी ना पीती हो। अब पुष्पा की हालत जो है वो नशे में बिल्कुल चूर हो गई। पुष्पा को लेकर वो होटल से निकला और भीमताल के झील के पास जाकर वो बैठ गया। रात का वक्त था, दोनों काफ़ी देर तक बैठे रहे। अचानक जब ये कंफर्म हो गया अभिषेक कि अब हमें देखने वाला कोई नहीं है, तो उसने पुष्पा को गहरे पानी में धक्का दे दिया। पुष्पा नशे में थी और वो पानी में गई, वो तैरना नहीं जानती थी, वो डूब गई। कुछ देर छटपटाने के बाद जब वो पानी में बिल्कुल समा गई, डूब गई, अभिषेक को लगा कि अब उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसका प्रेमी जो है वो वहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद वो दिल्ली गया और अपने होटल में उसने अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर ली, काम उसने शुरू कर दिया। किसी को पुष्पा की मौत के बारे में, उसकी गुमशुदगी के बारे में शुरू में तो पता नहीं था, लेकिन 27 तारीख को के बाद, ये 28 या 29 तारीख की घटना है, उसको जो झील में धकेला गया। इसके बाद जब 7 जून को वो बॉडी झील से रिकवर हुई, वो बॉडी बाहर आई ना, सरफेस हुई, तो इसके बाद जो है पता चला कि एक महिला डूबी है। पहले तो गुमशुदगी के मामले की ही जांच हो रही थी, फिर जब आसपास की पुलिस, राज्यों की पुलिस एक दूसरे से इनपुट शेयर करती है, जब जालौन की पुलिस ने उत्तराखंड की पुलिस से बातचीत की कि आपके यहाँ कोई ऐसा केस, कोई मामला, तो उत्तराखंड की पुलिस से, और एक जिपनेट का सिस्टम भी है जो आपको पता होगा कि जो गुमशुदा लोग होते हैं अलग अलग राज्यों के, अलग अलग ज़िलों के, उसका इनपुट शेयरिंग करने के लिए पुलिस वालों ने एक जिपनेट सिस्टम भी बना रखा है। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ की मदद से जब पता चला कि पुष्पा तो नहीं लेकिन एक महिला की बॉडी मिली है, तो फिर तफ्तीश आगे बढ़ी और फिर आगे बढ़ने के बाद इस तरह पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो देखा जाए तो पुष्पा जो है वो अगर इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं होती और अपने प्रेमी पर ज़बरदस्ती खुद से शादी करने का दबाव नहीं बनाती, तो शायद उसका ये हश्र नहीं होता। तो बहुत ही दुखद और अफसोसनाक कहानी। पुष्पा भी जो है इस मामले में मेरे हिसाब से दोषी है। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खैर आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।